कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन से बातचीत कर रहे थे। आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ एज के बारे में। देखिए, यूज ऑफ एज, हमने यूज ऑफ दैट के बारे, दैट के यूजेस को पढ़ा था। देखिए, सच प्लस नाउन। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर सच हो, सच के बाद कोई नाउन आ जाए और इसके बाद फिर हमको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो, सच प्लस नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आप एज का यूज करते हैं। हु, हुम, विच, व्हाट, दैट, इनका यूज बिल्कुल मत करिए। ठीक, देखिए वही बात इसमें लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा है, सच प्लस नाउन के बाद हु, हुम, विच, व्हाट, दैट का यूज नहीं होता है, किंतु एज का यूज होता है। देखिए लिखा है, शी इज नॉट सच अ गुड गर्ल। अब देखिए सच के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। अब अगर मुझे रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो तो मैं क्या लगाऊंगा, एज लगाऊंगा। लिखा है इसमें, सी इज नॉट सच अ गुड गर्ल दैट या हुम आई एक्सपेक्टेड। तो अब देखिए यहाँ पे सच प्लस नाउन आ गया। अब मुझे रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो मैं क्या लगाऊंगा, एज लगाऊंगा। तो लिखा है, सी इज नॉट सच अ गुड गर्ल एज आई एक्सपेक्टेड। अगर इसको, अच्छा, अब हमको अगर ये देखना है कि जो एज आया है सब्जेक्ट की तरह से आया है कि ऑब्जेक्ट की तरह से, इसको ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करना तो आपको सिखाया ही है। देखिए लिखा है, सी इज नॉट सच अ गुड गर्ल, ये एक क्लच। अगली बात हो जाएगी, आई एक्सपेक्टेड द गर्ल। ये कुल मिला के क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे जो एज आया है किस रूप में आया है, ऑब्जेक्ट की तरह से आया है। फिर देखिए लिखा है, योर्स इज नॉट सच अ गुड बुक। अब देखिए सच के बाद बुक आ गया, नाउन है। अब इसका मतलब जो क्लाज हमारी अगली क्लास जो शुरू होगी उसकी स्टार्टिंग किससे हो करेंगे, आप एज से करेंगे। सच प्लस नाउन के बाद अगर रिलेटिव नाउन लगाना है तो हम क्या करेंगे, एज का यूज करेंगे। यहाँ दैट या विच नहीं, आप लिखेंगे योर्स इज नॉट सच अ गुड बुक एज माइन। ठीक, समझ पा रहे होंगे। देखिए ये योर्स क्या है, ये योर्स पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक, पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पीछे चर्चाएं आपसे ऑलरेडी हो चुकी हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए अगर पहले आने वाली क्लाज में, अगर पहले आने वाली क्लाज में द सेम, द सेम प्लस नाउन हो, तो जो आगे क्लाज आएगी उसकी स्टार्टिंग हम दैट से करते थे और उसकी स्टार्टिंग हम एज से भी कर सकते हैं। यानी मैं कह रहा हूं, यदि पहले आने वाली क्लाज में द सेम प्लस नाउन आ जाए तो अगले आने वाली क्लाज की शुरुआत दैट से भी होती है, एज से भी होती है। अब कब दैट से होती है, कब एज से होती है, ये बात मैं क्लियर कर देता हूं। अगर पहले आने वाली क्लाज में द सेम प्लस नाउन आ जाए तो अगले आने वाली क्लाज की शुरुआत दैट से तब होती है जब वहां वर्ब स्पष्ट हो, यानी वर्ब दिया गया हो। और अगर वर्ब स्पष्ट ना हो बल्कि वर्ब अंडरस्टूड हो, तो लिखने की जरूरत ना हो, तो फिर वहां एज लग जाता है। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं क्लियर कर दूं, द सेम प्लस नाउन के बाद अगर पहले आने वाली क्लास में द सेम प्लस नाउन का यूज हो गया है तो आगे जो हमको रिलेटिव नाउन लगाना है वहां दैट भी यूज हो सकता है, एज भी यूज हो सकता है। दैट तब यूज करते हैं द सेम प्लस नाउन के बाद दैट, कब, जब वर्ब स्पष्ट हो तब। यानी कि जो रिलेटिव नाउन लगाएंगे उसके बाद वर्ब आए, वर्ब स्पष्ट हो, तो आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। लेकिन अगर वर्ब स्पष्ट ना हो कि वर्ब अंडरस्टूड हो, क्या लगा देंगे आप, एज लगाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। कल हमने पढ़ा था दैट का यूज, दैट का यूज हमने पढ़ा था कि द सेम प्लस नाउन अगर आ जाए तो आने वाली क्लास की शुरुआत किससे होगी, दैट से होगी। पर वहां पे एक चीज हो रही थी, वर्ब क्या था, स्पष्ट था, वर्ब अंडरस्टूड नहीं था, वर्ब लिखा हुआ था, वर्ब की जरूरत थी। और अगर द सेम प्लस नाउन के बाद हमको अगर हम एज लगाएंगे तो आगे वर्ब अंडरस्टूड रहेगी, वो लिखी हुई नहीं रहेगी, अंडरस्टूड रहेगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए समझाता हूं मैं। देखिए लिखा है, द सेम प्लस नाउन के बाद एज का प्रयोग करते हैं यदि वर्ब क्या हो, अंडरस्टूड हो। दिस इज द सेम बुक एज माइन। अब देखिए द सेम प्लस नाउन आ गया। अब यहां पे एज क्यों यूज किया आपने, क्योंकि यहां पे जो वर्ब है इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ये बात दरअसल ऐसी लिखी है, दिस इज द सेम बुक एज माई बुक इज। अब इसी माई बुक के बदले, माई बुक इज के बदले क्या लिख दिया गया है, माइन, पजेसिव प्रोनाउन। तो अब यहाँ पर वर्ब लिखने की जरूरत आपको है ही नहीं है, वर्ब अंडरस्टूड है। तो आप समझिएगा, अगर द सेम प्लस नाउन के बाद जो क्लाज आए
जो बात आए आगे उसमें क्या हो, वर्ब अंडरस्टूड हो, वर्ब लिखने की जरूरत ना पड़े, तो फिर आप क्या लगाइएगा, एज। और अगर वर्ब स्पष्ट हो तो दैट। देखिए फिर लिखा है आई लाइक द सेम गर्ल एज ही। अब यहां पर लाइक्स क्या है, अंडरस्टूड है, समझ पा रहे होंगे। अब ही लाइक्स आप ना भी लिखें, यहां पर लाइक्स क्या है, अंडरस्टूड है। तो जब वर्ब अंडरस्टूड होगी तो द सेम प्लस नाउन के बाद आप एज लगाएंगे। और अगर वर्ब अंडरस्टूड नहीं बल्कि वर्ब लिखी है, वर्ब स्पष्ट की गई है, तो फिर क्या लगाएंगे आप, दैट लगाएंगे। देखिए ये बात लिखी है द सेम एज, इसका मतलब ऑफ द सेम काइंड, मतलब द सेम के बाद जब एज आता है उसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड, यानी उसी प्रकार का। देखिए लिखा है द यूज ऑफ दैट और एज, दैट या एज का यूज आफ्टर द सेम के बाद नाउन आ जाए तो फिर दैट भी लगता है एज भी लगता है, ये बात मैंने बताई आपको। अगर वर्ब स्पष्ट होगी तो दैट लगाइएगा, अगर वर्ब अंडरस्टूड होगी तो आप एज लगाइएगा। देखिए लिखा है यूज ऑफ दैट और एज आफ्टर द सेम इज गाइडेड बाय द फॉलोइंग रूल, इन रूल्स के आधार पे आप यूज करिए। व्हेन एडवर्ब इज एक्सप्रेस्ड आफ्टर इट वी जनरली यूज दैट। कह रहा है वही बात जो मैंने आपको बताई, अगर वर्ब दिया गया है, वर्ब दिया है तो फिर आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और अगर वर्ब अंडरस्टूड है क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। देखिए व्हेन द वर्ब इज अंडरस्टूड वी ऑलवेज यूज एज। जब वर्ब अंडरस्टूड होगा तो क्या करेंगे आप, एज लगाएंगे। और जब वर्ब स्पष्ट होगा, दिया गया होगा, तो क्या लगाइएगा, दैट। ध्यान रखिएगा इस चीज का। देखिए लिखा है दिस इज द सेम मैन दैट केम यस्टरडे। अब आप मुझको बताइए द सेम के बाद नाउन आया, और बताइए वर्ब स्पष्ट है कि नहीं, वर्ब है, वर्ब है ना, इसका मतलब क्या लगाएंगे आप, दैट। अब यहाँ एज मत लगाइएगा क्योंकि वर्ब क्या है, एक्सप्रेस्ड है, वर्ब दी गई है। और फिर देखिए अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखिए दिस इज नॉट द सेम बुक, दिस इज नॉट द सेम बुक, द सेम के बाद नाउन आ गया। अब देखिए बताइए वर्ब अंडरस्टूड है ना, तो आपने क्या लगा दिया, एज। ठीक, दिस इज नॉट द सेम बुक एज माइन। अब यहाँ इज क्या है, अंडरस्टूड, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं द सेम के साथ दैट भी आता है, द सेम के साथ एज भी आता है। ठीक, ये बात मैंने आपको बता दी। सी यूजेज द सेम सेंट दैट यू डू। अब बताइए वर्ब स्पष्ट है ना, दैट लगाएंगे आप। सी यूजेज द सेम सेंट एज यू, अब वर्ब अंडरस्टूड है तो आपने क्या लगा दिया, एज। एज रिप्लेसेज दैट इफ वर्ब इज ओमिटेड। करा यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा है, यहाँ करा दैट को एज रिप्लेस कर सकता है अगर ये वर्ब क्या हो जाए, अंडरस्टूड हो जाए, इसको ना लिखा जाए, अगर इसको हटा दिया जाए, अगर ये अंडरस्टूड हो जाए तो इस दैट के बदले क्या आ सकता है, एज आ सकता है। यानी कि द सेम प्लस नाउन के बाद एज भी आता है, द सेम प्लस नाउन के बाद दैट भी आता है। अगर वर्ब दी गई है तो दैट लगाइएगा, अगर वर्ब अंडरस्टूड है तो एज लगाइएगा। ठीक, देख लेते हैं। देखिए लिखा है यदि तुलना के माध्यम से समानतया ऑफ द सेम काइंड को व्यक्त करना होता है तो द सेम के बाद एज का प्रयोग होता है तथा वर्ब भी स्पष्ट रहता है। मैं समझा रहा हूं आप क्या इसका मतलब है। अभी हमने ये चीज सीखा कि द सेम के बाद अगर नाउन आ जाए और वर्ब आगे आने वाली क्लास में अंडरस्टूड हो तो आप एज लगाते हैं, और अगर वर्ब दिया गया है तो आप दैट लगाते हैं। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, यदि तुलना के माध्यम से यानी कंपेरिजन हो रहा हो, तुलना हो रही हो, से समानतया, किसी दो चीज के बारे में समानतया बताई जाए, समानतया मतलब जो एक जैसी चीजें हों को व्यक्त करना होता है, तो द सेम के बाद क्या आता है, एज आता है, और वर्ब भी क्या रहता है, स्पष्ट रहता है। मैं आपको बताऊं, द सेम के बाद अगर नाउन आए तो एज का यूज भी होता है। द सेम प्लस नाउन के बाद, अगर द सेम प्लस नाउन के बाद आए, द सेम के बाद नाउन आए, एज का यूज भी करते हैं। द सेम के बाद नाउन आए तो हम दैट का यूज भी करते हैं। दैट का यूज तब करते हैं जब वर्ब अंडरस्टूड ना हो बल्कि वर्ब दी गई हो, और अगर वर्ब अंडरस्टूड हो तो आप एज का यूज करते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, द सेम प्लस नाउन के बाद एज का यूज करते हैं और उधर वर्ब भी स्पष्ट रहती है। कब, अगर दो चीजों के बीच में समानता की तुलना हो रही हो, यानी कंपेरिजन हो रहा हो, तब। आइए ये समझाता हूं मैं आपको। देखिए इस यूज में द सेम वाली क्लाज तथा एज वाली क्लाज का टेंस में अंतर होता है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा,
जब दो चीजों के बीच में तुलना करेंगे आप, देखिए द सेम के बाद एज का यूज होता है अगर वर्ब अंडरस्टूड हो, दैट का यूज होता है अगर वर्ब दी गई हो। लेकिन अगर तुलना हो दो चीजों के बीच में तो फिर द सेम के बाद एज ही आएगा और वर्ब भी स्पष्ट रहेगी। ठीक, मगर क्या होना चाहिए? तुलना होना चाहिए। अच्छा, इसमें होता क्या है फिर? इसमें द सेम वाली जो क्लाज होती है और जो एज वाली क्लाज होती है, दोनों का टेंस क्या होता है? अलग अलग रहता है। जैसे देखिए लिखा है सी हैज द सेम फेयर हेयर एंड ब्लू आईज एज हर मदर हैड। अब देखिए द सेम के बाद ये नाउन, ठीक। अब बताइए यहां पे वर्ब भी स्पष्ट है, यहां पे वर्ब भी क्या है? स्पष्ट है। लेकिन अब आप एक चीज देखिए, यहां पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है। यानी कह रहा है सी हैज द सेम फेयर हेयर एंड ब्लू आईज, उसके वैसे ही सुंदर बाल हैं और आंखें, नीली आंखें हैं, एज हर मदर हैड, जैसे उसकी माँ की थी। अब देखिए एज वाली क्लाज में वर्ब स्पष्ट है, फिर भी हमने एज ही लगाया, दैट नहीं लगाएंगे यहाँ आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? दो चीजों के बीच, दो लोगों के बीच में क्या हो रही है? दो चीजों के बीच क्या हो रही है? तुलना हो रही है। जब तुलना हो रही होती है तो फिर एज के बाद वर्ब भी स्पष्ट होता है, ठीक। और द सेम के बाद नाउन भी आता है और आप यूज करते हैं एज का ही, और एज के बाद वर्ब भी क्या होती है? स्पष्ट होती है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, तुलना हो। और एक चीज इसमें और होती है, होती यह है कि जिस क्लास में द सेम आएगा उसका टेंस कुछ और होगा, और जिस क्लास में एज आएगा उसका टेंस कुछ और होगा। यानी उसके माँ की जैसी सुंदर बाल थे और आंखें थी पहले, उसके आज हैं। तो तुलना हो रही है, तो दोनों का क्या है? टेंस अलग अलग है। देखिए फिर समझिए, सी हैज द सेम फेयर हेयर एंड ब्लू आईज, उसकी वैसे ही बाल हैं अच्छे और नीली आंखें हैं, एज हर मदर हैड, जैसे उसके माँ की थी। अब आप देखिए द सेम के बाद नाउन आया, अब द सेम के बाद नाउन आता है और अगर वर्ब स्पष्ट हो आने वाली क्लाज में तो आप दैट लगाते थे, और वर्ब अंडरस्टूड होता था तो आप एज लगाते थे। मगर अगर तुलना हो रही हो तो वर्ब भी स्पष्ट रहेगा, मगर लगेगा क्या? लगेगा एज ही, ठीक। मगर क्या होनी चाहिए? तुलना होनी चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए। देखिए लिखा है दिस टी, सॉरी दिस टी इज द सेम, ये टी वैसी ही है एज आई हैड एट मिस्टर श्याम्स, यानी वैसी ही चाय है जैसे मैंने पी थी कहाँ? जैसे मैंने पी थी कहाँ? मिस्टर श्याम के यहाँ। अब आप देखिए द सेम के बाद देखिए दिस इज द सेम टी। अब देखिए यहाँ एज आया है और वर्ब भी क्या है? स्पष्ट है। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा इस चीज को, वर्ब स्पष्ट है लेकिन आप एक चीज की तुलना हो रही है कि जैसी चाय, ये चाय वैसी ही है जैसे मैंने मिस्टर श्याम के यहाँ पी थी। जब तुलना हो, अगर दो चीजों के बीच में तुलना हो, ध्यान रखिएगा द सेम प्लस नाउन के बाद एज का यूज होता है और वर्ब भी स्पष्ट रहता है। ध्यान रखिएगा इस चीज में। और बाकी समान रूप से द सेम प्लस नाउन के बाद एज भी आता है, दैट भी आता है। दैट तब आता है जब आने वाली क्लास की शुरुआत, तो जब आने वाली क्लास में वर्ब स्पष्ट हो, और एज तब आता है जब वर्ब अंडरस्टूड हो। लेकिन अगर कंपैरिजन हो, तुलना हो, तो फिर द सेम के बाद एज आता है और वर्ब भी आने वाली क्लास में क्या रहती है? स्पष्ट रहती है। और हाँ बस एक चीज का ध्यान रखना होगा हमें कि द सेम वाली क्लास का टेंस और एज वाली क्लास का टेंस दोनों क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे देखिए, ये देखिए द सेम वाली क्लास का टेंस क्या है? प्रेजेंट है, और ये क्या है? पास्ट है, ठीक। चलिए आगे देखिए, द सेम का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन हिम हर देम इट दे आदि के स्थान पर नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा द सेम वर्ड का यूज आप ये प्रोनाउन के साथ मत कर दीजिएगा, इनके स्थान पे मत कर दीजिएगा। नहीं तो आप सोचे कि द सेम का यूज कर दें आप इन प्रोनाउंस के बदले, क्या हो जाना है? रॉन्ग हो जाएगा। देखिए द सेम का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन हिम हर देम इट दे आदि के स्थान पर नहीं किया जाता है। जैसे लिखा है शी गेव मी अ बुक एंड ही गेव द सेम टू प्रीति। अब आप एक चीज देखिए, लिखा है शी गेव मी अ बुक एंड ही गेव द सेम टू प्रीति। अब बताइए ये जो द सेम यूज कर दिया है आपने,
किसके बदले यूज किया? बुक के बदले। अब बुक के लिए द सेम क्यों यूज करेंगे? बुक एक नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए अगर मुझे प्रोनाउन लगाना है तो मैं इट लगाऊंगा, द सेम क्यों लगाऊंगा भाई? देखिए समझिए बात को, यानी द सेम वर्ड का यूज इनके बदले आप न करें, इनकी आवश्यकता जहां होगी आप इन्हीं को लिखिएगा, नहीं आप सोचे कि इनके बदले आप द सेम लिख दें, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। देखिए सी गेव मी अ बुक, उसने मुझको दिया था एक किताब, एंड ही गेव इट टू प्रीति। इट मतलब क्या? वही वाली किताब, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, द सेम का यूज आप प्रोनाउन के लिए इनके लिए न करें, पर्सनल प्रोनाउन के लिए, नहीं ही सी सॉरी ये हिम हर देम इट दे इन सब के लिए कर दें तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा सी गेव मी अ बुक एंड ही गेव इट टू प्रीति। ये इट किसके लिए है? बुक के लिए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन के लिए द सेम वर्ड का यूज आप ना करें, ये तो सेंटेंस क्या हो जाना है हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो समझ पा गए होंगे। फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूं इसको, थोड़ा समझिएगा बात को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। भाई कह रहा है द सेम वर्ड का यूज पर्सनल प्रोनाउन ही हिम हर देम इट दे आदि, है ना, जो भी कुछ आ सकता हो के स्थान पर नहीं किया जाता है। अरे भाई इट की आवश्यकता है तो आप इट लगाइए, ठीक है। दे की आवश्यकता है आप दे लगाइए, देम की आवश्यकता है आप देम लगाइए। अगर आप सोचें कि इनके बदले आप द सेम लिख दें तो ठीक नहीं होगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। सी गेव मी अ बुक, उसने मुझको एक किताब दिया था, एंड ही गेव द सेम टू प्रीति, और वही किताब उसने प्रीति को दी थी। तब सी कोई लड़की है, उसने मुझको वही एक किताब दी थी, ठीक है, और वही किताब ही ने किसको दिया था? प्रीति को। अब इसका मतलब क्या है? ही गेव इट, इट किसके लिए? इस बुक के लिए। ही गेव इट टू प्रीति, समझ पा रहे हैं? फिर देखिए लिखा गया ही गेव मी अ बुक एंड ही गेव इट टू प्रीति। अब ये इट किसके लिए? बुक के लिए। समझ पा रहे हैं? समझ पा ही रहे होंगे। पढ़ना यूज ऑफ वाट, वाट का यूज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए वाट रिफर टू थिंग्स, मैंने आपको पहले बताया था जब रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट किया था, वाट का यूज किसके लिए होता है? थिंग्स के लिए। वाट रिफर टू थिंग्स ओनली इट इज यूज्ड विदाउट एन एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड। कहने का मतलब यह है कि वाट का यूज करते हैं थिंग्स के लिए, और एक बात यहां पे क्या होता है, जो एंटीसीडेंट होता है विदाउट, देखिए क्या लिखा है, इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग होता है विदाउट एन एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड, यानी मतलब इसका जो एंटीसीडेंट होता है उसको एक्सप्रेस करने की, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एंड इज इक्विवेलेंट टू दैट विच और द थिंग्स विच। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए वाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको अपने एंटीसीडेंट को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। अच्छा, सब्जेक्ट की तरह से भी आ सकता है, देखिए वाट का नॉमिनेटिव केस भी वाट, वाट का ऑब्जेक्टिव केस भी वाट, ठीक है। देखिए जैसे लिखा है वाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। देखिए वाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। अब इस अच्छा की और वाट का मतलब क्या होता है? वाट का मतलब होता है दैट विच या द थिंग विच, यानी वो चीज, ठीक। अब देखिए वाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी क्योर्ड। अब वाट का मतलब क्या है? दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड, यानी जिसका इलाज हो सकता नहीं है। समझ पा रहे होंगे। अब ये वाट यहां किस तरह से यूज हुआ है? सब्जेक्ट की तरह से यूज हुआ है। आई से वाट आई मीन, मैं कहता हूं जो मेरा मतलब है। वाट आई, देखिए आई से वाट आई मीन, इसका मतलब क्या? दैट विच आई मीन, यानी कोई आई इसके चक्कर में आप मत पड़िए। कुल ना क्या भी समझ लीजिए वाट सब्जेक्ट भी होता है, वाट ऑब्जेक्ट भी होता है, और किसी चीज के लिए आता है, किसी बात के लिए आता है, ठीक है। देखिए लिखा है यहां सब्जेक्ट था आई से वाट आई मीन। अब ये देखिए वाट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें दो क्लाज है, एक है आई से एक क्लाज, दूसरी क्लाज है आई मीन।
और ये जो वाट है ना, इसी मीन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, दो क्लासों को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन, और इस मीन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रूप में नाउन प्रोनाउन आता है, तो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव प्रोनाउन। आई मीन व्हाट आई से। ठीक, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। अब देखिए व्हाट इज डन, अब ये व्हाट क्या है, इस चीज का सब्जेक्ट है। ठीक, व्हाट मैन हैज डन, मैन कैन डू। देखिए एक क्लाज, दो क्लाज, और यही रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा। कुल मिला के वाट का यूज किसी चीज के लिए करें या किसी बात के लिए, इसमें वाट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दरअसल वाट सब्जेक्ट भी होता है, वाट ऑब्जेक्ट भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए लिखा है वाट इज वन मैंस मीट इज अनदर मैंस पॉइजन। ठीक, अब देखिए वाट यहाँ किस तरह से यूज हुआ है, सब्जेक्ट की तरह से। ठीक, गिव केयरफुल हीड टू वाट आई से। अभी जो वाट है यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वाट जो होता है, वाट जो होता है ये सब्जेक्ट भी यूज होता है, और सब्जेक्ट की तरह से भी यूज होता है, और ऑब्जेक्ट की तरह से भी यूज हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, वाट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। वाट किसी बात के लिए आएगा, किसी चीज के लिए आएगा। गिव केयरफुल हीड टू वाट आई से। अभी जो वाट आई से है ये हमारा नाउन क्लाज है, ये टू हमारा प्रीपोजिशन है, बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज, और जो वाट है इससे का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अरे भाई आई से वाट, कोई बात कहूंगा कि वाट क्या है, इससे का ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। बना रहा है ये बन रही है हमारी नाउन क्लाज। नाउन क्लाज से पहले आया प्रीपोजिशन, उसने बनाया प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक, वाट आई हैव रिटन, आई हैव रिटन। अब देखिए आई हैव, इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर आई हैव रिटन वाट आई हैव रिटन, तो ये देखिए दो क्लाजों को जोड़ेगा, कंजंक्शन हो जाएगा, और रिटर्न का ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन हो जाएगा। तो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, ये वाट जो आया है ये ऑब्जेक्ट की तरह से आया है, इस रिटर्न का क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा इसे मजेदार बात एक देखिएगा, ये जो वाट है, ये जो वाट है इस रिटर्न का ऑब्जेक्ट है, और ये जो रिटर्न है इसका ऑब्जेक्ट, ये पूरी क्लाज है, नाउन क्लाज। मैं इसको लिख के दिखाता हूं आपको। ये लिखा है आई हैव रिटन वाट आई हैव रिटन। अब मैं समझाता हूं आपको। आई हैव रिटन, ठीक, अब इस रिटन का ऑब्जेक्ट है ये पूरी क्लाज, नाउन क्लाज। आई हैव रिटन, जो रिटन किया है वो ये है, आई हैव रिटन वाट आई हैव रिटन। अब ये जो रिटन है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाट है। समझिएगा, बड़ी अच्छा सेंटेंस है ना। वाट आई हैव, इस रिटन का सब्जेक्ट क्या है, इस रिटन का ऑब्जेक्ट क्या है, वाट आई हैव रिटन, ये नाउन क्लाज, और इस रिटन का ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाट। ये बात है, ऐसे समझ में आई होगी बात। इसका मतलब ये वाट किस तरह से यूज हुआ है, इस रिटन का ऑब्जेक्ट है, और दो क्लाजों को जोड़ रहा है, कंजंक्शन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट तो प्रोनाउन, जोड़ रहा है तो कंजंक्शन, तो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू प्रोनाउन। ठीक, यानी कुल मिला के बात इतनी सी समझ लीजिए, वाट का सब्जेक्ट भी वाट होता है, वाट का ऑब्जेक्ट भी वाट होता है, वाट का यूज किसी थिंग के लिए या किसी बात के लिए होता है। देखिए लिखा है आई फाउंड वाट ही वाज लुकिंग फॉर। आई फाउंड वाट ही वाज लुकिंग फॉर। अब देखिए आई फाउंड एक क्लाज, ठीक है, ही वाज लुकिंग फॉर दूसरी क्लाज, दोनों क्लाजों को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन, और जो है कोई चीज होगी जिसके लिए वो तलाश रहा होगा। ठीक, तो कोई नाउन होगी, नाउन के बदले लिखा तो आप प्रोनाउन, तो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव प्रोनाउन। आइए एकदम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वाट आसान होता है। लिखा इट विल बी नोटेड दैट वाट इज यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। ठीक है, वाट इज यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस, एक्जेक्टिव सिंगुलर ओनली। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा। कह रहा है वाट का यूज होता है नॉमिनेटिव केस में, जब यानी जब वाट सब्जेक्ट की तरह से आता है तो फिर हमेशा सिंगुलर माना जाता है। इसका ध्यान रखिएगा, तो हमेशा ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लगाएंगे आप, सिंगुलर लगाएंगे। यानी वाट का यूज, अगर वाट का यूज नॉमिनेटिव केस में हो, नॉमिनेटिव केस का मतलब सब्जेक्ट की तरह से हो, तो फिर क्या करेंगे आप, सिंगुलर वर्ब लगाइए, वर्ब मत लगाइए। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन बट का यूज।
वाट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए फिर से एक बार वाट क्लियर कर देता हूँ। वाट बड़ा आसान है। वाट क्या है, किसी चीज के लिए आता है, वाट का सब्जेक्ट भी वाट होता है, वाट का ऑब्जेक्ट भी वाट होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ पा गए होंगे। ठीक, हाँ, वाट के साथ वर्ब कैसा लगाइएगा, सिंगुलर। देखिए लिखा है यूज रिलेटिव प्रोनाउन बट। देखिए बट का मतलब होता है हु नॉट या विच नॉट। बट का मतलब ही होता है हु नॉट और विच नॉट। देखिए बट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तो इसका अर्थ निम्न प्रकार से होता है। बट का अर्थ होता है हु नॉट, जो कि नहीं, और विच नॉट, जिसने नहीं। ठीक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बट के यूज। बट के यूज में देखिए लिखा है देयर वाज नो वन, देयर वाज नो वन बट हेल्प मी। अब भाई आप बताइए, एक क्लाज ये और एक क्लाज ये, कौन जोड़ रहा है, ये बट जोड़ रहा है तो कंजंक्शन हो गया, और इस हेल्प का सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट रूप में कोई नाउन प्रोनाउन आता है, नाउन ये है नहीं तो हो गया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो लिखा है ना देयर वाज नो वन बट हेल्प मी, इसका मतलब है बट हेल्प का मतलब क्या, हु डिड नॉट हेल्प, यानी जिसने मदद नहीं की थी, यानी हर किसी ने मदद की थी। एक क्लास हमारी ये, एक क्लास ये, दोनों को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन, और हेल्प का सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन इक्वल टू रिलेटिव प्रोनाउन। बट का मतलब क्या होता है, हु नॉट, जो नहीं, या विच नॉट, जिसने नहीं। ठीक है, फिर लिखा है देयर इज नन, एक क्लाज, विल टीच अस, दो क्लाज, दोनों जोड़ रहा है तो कंजंक्शन, और इस विल टीच का क्या है, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट रूप में प्रोनाउन, तो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव प्रोनाउन। अब बट विल टीच का मतलब क्या, हु विल नॉट टीच, यानी देयर इज नन, कोई ऐसा नहीं है, हु विल नॉट टीच, यानी जिसने हमको पढ़ाया ना हो। समझिए इस बात को, देयर इज नो वन, ऐसा कोई नहीं था, हु डिड नॉट हेल्प मी, जिसने मेरी मदद नहीं की थी। बट हेल्प मी का मतलब क्या हो गया, हु डिड नॉट हेल्प मी। ठीक, फिर देयर इज नन, ऐसा कोई नहीं है, बट विल टीच अस, बट विल टीच अस का मतलब क्या हो गया, हु विल नॉट टीच अस। ठीक, आइए फिर देखिए लिखा है देयर इज नथिंग बट इज प्रेसेबल। देखिए अब ये देखिए बट इज प्रेसेबल, इसका मतलब क्या है, अच्छा इसका मतलब हिंदी, इसकी हिंदी लिखी हुई है जल्दी खराब हो जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला। अब देखिए बट इज प्रेसेबल का मतलब क्या है, विच इज नॉट प्रेसेबल। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए दैट बट का मतलब होता है हु नॉट या विच नॉट। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। तो ये थे यूज हमारे एज के, एज का यूज था, और क्या था ना, हाँ वाट का यूज था और बट का यूज था। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।